बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ राकेश शुक्ला जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी हमारे मेहमान हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे मुस्लिम नेताओं ने, खासतौर पर मुस्लिम नेताओं ने अभी हाल में बहुत कुछ कहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के नेतृत्व के लिए। इसमें यूपी से तस्लीमुद्दीन सिद्दीकी ने अभी पार्टी छोड़ी। उन्होंने कहा मुझे काम ही करने का मौका नहीं मिल रहा था। 8 साल के बाद पार्टी छोड़ करके वो चले गए। आपने देखा शकील अहमद बिहार से, अभी बिहार चुनाव में हार हुई तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बड़े इनसिक्योर नेता है और राहुल गांधी तो है सोनिया कांग्रेस तक को नहीं संभाल के रख पाए। अपनी जो कांग्रेस बना रहे हैं उसको वो उसमें वो किसी से मिलते नहीं है। अब इसमें तीसरा नाम जुड़ गया राशिद अल्वी जी का। देखिए तीनों मुसलमान नेता हैं और इसमें से ये भी यूपी से ही है राशिद अल्वी मेरे ख्याल में, और तस्लीमुद्दीन सिद्दीकी यूपी से थे, एक बिहार से हैं। तो ये हिंदी हार्टलैंड के कांग्रेस के मुस्लिम नेता क्यों इतने नाराज हैं? अब राशिद अल्वी ने वो रिएक्शन एक्चुअली दे रहे थे शकील अहमद की बात पर। उन्होंने कहा वो जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं, उसमें क्या उन्होंने गलत कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई ऐसा मंच ही नहीं है जहां हम चर्चा कर पाए। नेताओं से मिलना आमतौर पर मुश्किल होता है। बहुत से लोग अपनी चिंताएं जाहिर करना चाहते हैं, वो कहां जाएं। फिर आगे उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि आप ये सोचें कि मुसलमान नेता क्यों छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने कहा बहुत से लोगों ने पार्टी छोड़ी लेकिन कोई बीजेपी में नहीं गया। ये कह रहे हैं राशिद अल्वी, मुस्लिम नेता कोई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में नहीं गया, जबकि गैर मुसलमान नेता कांग्रेस छोड़ता है तो बीजेपी चला जाता है। यहां वो अंतर कर रहे हैं कि मुसलमान कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में नहीं जाता, बाकी चले जाते हैं। और फिर अगर हम मान लीजिए हम सत्ता में वापस आ जाएं तो ये गैर हिंदू जितने नेता छोड़ के गए ये वापस कांग्रेस में आ जाएंगे। लेकिन मुसलमान नेता ऐसा नहीं होता, वो सत्ता के लिए नहीं करता है। ये बात भी उन्होंने कहा। और उन्होंने फिर आगे सुझाव दिया कि मेरा दूसरी सेक्युलर पार्टियों को और अपनी पार्टी को यह सुझाव है कि अगर मुस्लिम नेतृत्व को नजरअंदाज किया जाता रहा तो ओवैसी जैसे नेता देश में उभरते ही रहेंगे। आज ओवैसी एक शक्तिशाली ताकत बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का सीनियर मुस्लिम लीडर यह बात कह रहा है और खतरा दिखा रहा है ओवैसी साहब का। सुन लीजिए। इस पार्टी से बहुत सारे मुसलमान लीडर्स छोड़ कर गए, लेकिन इस पे कोई विचार नहीं कर रहा कि किसी नेता ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की। वो सत्ता के लिए नहीं गए, जबकि कांग्रेस के अंदर जो दूसरे नॉन मुस्लिम्स गए वो सब सत्ता के लिए गए और सब ने बीजेपी ज्वाइन की। कल को कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी, वो वापस आके कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो मुसलमान लीडर सत्ता के लालच में नहीं गया है, वो इसलिए गया है, जो चिंता की बात है कि कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप को इग्नोर किया गया है। सबसे ज़्यादा वोट देश के अंदर कांग्रेस को अगर कोई देता है तो वो मुसलमान देता है, लेकिन लीडरशिप को इसलिए इग्नोर किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी फौरन इल्ज़ाम लगाती है कि मुस्लिम अपीसमेंट हो रहा है। लेकिन मेरा सुझाव है अपनी पार्टी को भी और दूसरी सेकुलर पार्टीज को भी, अगर मुस्लिम लीडरशिप को नज़रअंदाज किया जाएगा तो अवैसी जैसे लीडर देश में पैदा होते चले जाएंगे और आज अवैसी एक ताकत बनते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पे कोई फोरम ही नहीं जिस पे बात की जा सके। अब राशिद अल्वी जो बात कह रहे हैं, पहले इसमें फैक्ट देख लेते हैं कितना है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा वोट किसी को अगर किसी समाज का मिलता है तो वो मुसलमान है। ये बात सच है। आपको मेरे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में मोटा मोटा 20% वोट मिलता आ रहा है। 2024 के इलेक्शन में भी 20% के आसपास वोट उनको मिला। 14 में 20 ऐसे ही कुछ था। तो मतलब मोटा मोटा 20% वोट मानिए। मुसलमानों की आबादी आप मानिए देश के अंदर 15% है। और मैं कहता हूं बुरे से बुरे वक्त में कांग्रेस को देश में आधा मुस्लिम वोट तो मिलता होगा। 50% वोट तो आधा। मध्य प्रदेश में 80% वोट नहीं, मैं ओवरऑल कह रहा हूं, कंट्री वाइड कह रहा हूं। आप मान लीजिए आधा मुसलमान वोट मिल जाता है। 15% का आधा 7.5%। मैं तो ऐसी एक रफ मैथ्स कर रहा हूं। तो जिस 20% टोटल वोट में से अगर 7-8% मुसलमान वोट आ रहा है तो कितना बड़ा चंक है। तो राशिद अल्वी ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब दूसरी बात जो उन्होंने कही कि मुसलमान नेताओं को नजरअंदाज किया जाता है कांग्रेस पार्टी पर, इस पर जोरी अपनी राय थे। और तीसरा उन्होंने कहा मुसलमान लीडर छोड़कर कांग्रेस कभी बीजेपी में नहीं जाता। यह अंतर है, कोई और नेता गैर मुसलमान छोड़ता है और मुसलमान छोड़ता है तो उसमें ये हमारी कमिटमेंट ज्यादा है पार्टी से। मैं राशिद जी की इस बयान से बिल्कुल, इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानता। अरे भारतीय जनता पार्टी लेती ही नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया है
सबका साथ सबका विकास। उनका ले ले तो मुसलमान भी चला जाए, नहीं नहीं, उनका ये कहना है कि यदि आपको विकसित होना है तो सबके साथ आइए। एक मिनट आगे जी, यदि आपको विकास करना है तो सबके साथ आइए, लेकिन ना तो उनको नेता की जरूरत है ना मतदाता की जरूरत है। आप देखिए तमाम विधायक और सांसद साफ कहते हैं कि मुझे मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है, और एक भी भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा एक जेडीयू में थे जो बहुत ज्यादा विरोध किया करते थे उनका, मोदी जी का, और भारतीय जनता पार्टी की दफ्तर में मुस्लिम नेता थे और इस समय पर मुस्लिम मोर्चा में है। वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में गए, मंच पे थे, लेकिन उनकी सदस्यता नहीं हो पाई। मुख्तार अब्बास नकवी ने उनका विरोध कर दिया था। भाजपा के पास दो मुस्लिम नेता है, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी। आज देखिए वो कहां पे हैं। तो ये जो कह रहे कि भाजपा में तो चलिए, वैसे भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कि सबसे ज्यादा वोट मुसलमान दे कांग्रेस को, लेकिन मुसलमान नेता की ही गिनती नहीं है। देखिए राशि, क्या ये बात सही है? देखिए राशि जी जो कह रहे हैं, अब उसका अंतर समझिए। शकील अहमद ने कहा कि राहुल गांधी डरपोक है, तो राशि जी को लगा कि इस समय डराने का अच्छा मौका है, क्योंकि राहुल जी का एक सूत्रीय एजेंडा है कि हमें किसी भी हालत में मुस्लिम और दलित वोट को कांग्रेस के साथ लाना है। तो उन्होंने कहा कि वो डरते हैं, तो इन्होंने लगे हाथ डराने का प्रयास किया। और आप देखिए ये क्रम इसलिए लिया इन्होंने क्योंकि नसीमुद्दीन और शकील अहमद दोनों पार्टी छोड़ चुके हैं। इनको लग रहा है कि इस समय पर भारतीय कांग्रेस के पास एक मुस्लिम चेहरा है जिसको सब कुछ मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो हम सबके सामने ये प्रोपेगेंडा, अपॉर्चुनिटी दिख रही है राशिद अल्वी जी को। आप ये कह रहे हैं। दूसरा कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान बीजेपी कांग्रेस से दूर होगा तो ओवैसी मजबूत होंगे। ये बात तो हम ही कितनी बार कर चुके हैं, आज कांग्रेस का मुसलमान नेता कह रहा है। देखिए, कांग्रेस के अंदर कौन सा मुसलमान है जिसका बहुत बड़ा सोशल बेस है, और कौन सा ऐसा मुसलमान है जो जमीन पर आकर के लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस के अंदर वही नेता आके बढ़ करके, और जिसकी जमीन होगी, जो जितनी रैडिकल बातें करेगा, और रैडिकल बात करने के लिए ओवैसी वहां पर पहले से मौजूद हैं। तो उनके और इनके बीच में जब चुनाव होगा, मॉडरेट और रेडिकल के बीच में चुनाव होगा, तो मुस्लिम समाज हमेशा रेडिकल तत्व की तरफ जाता है। ये तो आजादी के बाद की सच्चाई है। नहीं, ऐसा नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान को लात मार करके भगाया था ना, या भागने के लिए मजबूर किया था ना राजीव गांधी ने। साहबानों पर तो बुलवाया तो आरिफ मोहम्मद खान से ही था। लेकिन सर अब ये सोच की और रेडिकल की अलग अलग वो चरण है। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, ओवैसी के साथ क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि वो जिस भाषा को बोल रहे हैं उनके साथ मुसलमानों का समाज जा रहा है। कांग्रेस में उस प्रकार के बात करना शुरू कर दे तो कांग्रेस के साथ भी, ऐसे भी कांग्रेस को, और भारत का मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी जिसे वो माने या न माने, वो हिंदुत्व का एक ढंग के पर्यायवाची शब्द बन गया है। वो बेशक हिंदुओं को हिंदू प्रो हिंदू करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरा उसे उसी रूप में लेते हैं। इसीलिए मैं ये समझना चाह रहा हूं राशि जी, जो अपनी पार्टी को डर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस ही एक बड़ा वोट बैंक तुम्हारे पास बचा है, ये भी दूर हो रहा है तुमसे, ओवैसी जैसे नेताओं के पास जा रहा है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? मुसलमान कांग्रेस से दूर जा रहा है क्या? राशिद अल्वी बेसिकली कांग्रेस को एक मुस्लिम लीग की पार्टी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई कांग्रेस पूरी मुसलमानों की पार्टी बन जाए, और जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस से जो मुसलमान निकाल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाते, तो वो उनको पता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जाके उनको मिलना क्या है। वो अगर जाएंगे तो ममता बनर्जी के साथ चले जाएंगे, वो जाना होगा शरद पवार के साथ चले जाएंगे, वो किसी और सेकुलर पार्टी के साथ जाएंगे। बीजेपी के साथ उन्हें पता है कि उन्होंने लोकसभा का टिकट मिलना है, न विधानसभा का टिकट मिलना है, और गलती से पार्टी ने टिकट दे भी दिया तो उनको चुनाव हारना है। तो वो अपनी राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी देखिए कैसे मुसलमानों को रिझाने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 4 MLC है मुस्लिम, समाजवादी पार्टी के 2 हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को ध्यान रखे, भले ही पसमानदा मुसलमानों को ध्यान में रखा होगा, 4 MLC को भेजा है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये मैसेज देने की कोशिश की कि 2027 में भेज तो रही है पार्टी। अगर पार्टी नहीं चाहती, भले ही लोकसभा का टिकट नहीं दे रही, विधानसभा का नहीं दे रही, लेकिन विधानसभा MLC के समय भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को भेजा। और MJ अकबर को आप लेकर आए थे, MJ अकबर को आपने मंत्री बनाया था। बाद में ठीक है कारण रहे MJ अकबर का, आपने उनको, फिर MJ अकबर के आरोप लगे तो आपने उनको डिसकंटिन्यू किया। तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमान इक्वेशन तो मैं भारतीय जनता पार्टी क्या ही बात करें, सवाल कांग्रेस और मुसलमान का है। नहीं, कांग्रेस के पास ये बात सही है कि कांग्रेस के पास बड़ा वोट है मुसलमानों का, लेकिन जिस तरीके से समय हो आपके पास रीजनल पार्टी में देखिए सर, एक देखिए ममता बनर्जी के साथ बंगाल में मुसलमान जुड़ा है, अखिलेश के साथ उत्तर प्रदेश में जुड़ा हुआ है, अगर बिहार में देखेंगे तो आप लालू प्रसाद के बड़ी मात्रा में जुड़ा हुआ है, दक्षिण के राज्यों में देखेंगे तो स्टालिन के साथ जुड़ा है।
तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के पास पूरा देश का मुसलमान नहीं देखता, जहां रीजनल पार्टी स्ट्रांग है वो Obviously, रीजनल पार्टी के पास जा जहां रहा है। कांग्रेस लड़ाई में वही है, और तेलंगाना में ओवैसी होगा जिस उसके बिल्कुल, साथ तो मुसलमान राहुल गांधी होगा। मुसलमान वोट के लिए कर भी क्या रहे हैं? राहुल कर्नाटका में उसके साथ होगा और उत्तर भारत के और राज्य में होगा। एक खबर, चूंकि ये तो 2 रोज पुरानी, लेकिन मैं इसकी बात करना चाह रहा था क्योंकि कल इस पर एक बयान आ गया बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, तो वो मैं आपको बता देता हूं। मुरादाबाद की एक घटना थी, आपने अखबारों में शायद उसको पढ़ी होगी। वहां ये हुआ और बड़ी खतरनाक बात हुई थी, ये तस्वीर भी उसकी आ गई। मुरादाबाद में एक ही स्कूल में पढ़ने वाले 5-6 बच्चियां, सब 12वीं क्लास में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स हैं। इनमें 5 मुसलमान लड़कियां जो थीं, बच्चियां जो थीं, ये स्कूल भी और ट्यूशन भी पढ़ने के लिए जाती थी। इनके साथ एक हिंदू छात्रा भी जाती थी, सब सहेलियां हैं आपस में। अब आरोप ये लगा, और उसमें पुलिस एंगल आ गया है बीच में, FIR वगैरह सब हो गई है, कि इन्होंने हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश किया और उसको कैमरे में दिखता है कि उसको बुर्का भी पहनाया और उसको इस्लाम अपनाने के लिए उन्होंने बार बार प्रेरित किया, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम बड़ी सुंदर लगने लग जाओगी, तुम एक बार इस्लाम अपना लो। ये घटना मुरादाबाद में हुई। इसकी शिकायत जो है, मैं आपको बताऊं मामला खुला कैसे। ये जो जहां ये ट्यूशन जाती थी, जो ट्यूशन पढ़ाने वाला था टीचर, उसने ये देखा और उसने इस बात पर सवाल उठाया और उसने लड़की के परिवार को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है ट्यूशन आते हुए, मैंने देखा। तो लड़की के भाई ने इसकी शिकायत पुलिस में की है और वो ये कह रहे हैं कि जब हमने अपनी बहन से पूछा तो वो इतनी ब्रेन वॉश थी कि वो कुछ इसके खिलाफ बोलना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन हमने इस पुलिस इसमें एक्टिव हो गई है। अब ये बात हुई। अब मैं आपको बयान जो है वो दिखाना चाह रहा हूं धीरेन्द्र शास्त्री जी का। धीरेन्द्र शास्त्री बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, वो बात करते हैं सनातन की। तो उन्होंने कहा हिंदू लड़कियों के लिए, उन्होंने सावधान करते हुआ, दुर्गा बनो, काली बनो, बुरके वाली मत बनो। अब लोग कह रहे हैं केरला स्टोरी पार्ट 2। केरला स्टोरी में क्या दिखाया गया, उसमें भी ऐसे ही दिखाया गया। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां जो हैं वो कुछ मुस्लिम लड़कियां कुछ हिंदू लड़कियों को जो है प्रभावित करके उनका धर्म परिवर्तन करती हैं, आईसिस से लड़ने के साथ लड़ने के लिए सीरिया तक चली जाती हैं, वो सब कहानी, और वो सत्य घटना है सारी की सारी। तो ये हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। सर देखिए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं, जो बात धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं उसमें एक बात तो बिल्कुल सही है कि क्योंकि इनको हमेशा रेडिकल कह दिया जाता है ना। उसमें बिल्कुल बात सही है कि मुस्लिम लड़के हिंदू नामों से हिंदू लड़कियों के साथ दोस्ती करते हैं और उसके बाद शादी अगर उनकी होती है तो उनको कन्वर्ट करते हैं। ये जो बातें हैं, ये हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा जो है लोगों के भीतर नाराज़गी का विषय है। और ऐसे में ना केवल हिंदुओं को तो ध्यान रखना ही चाहिए, मुस्लिम समाज को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे समाज, दोनों समाजों के बीच में बहुत ज्यादा। मुझे जो इस स्टोरी में सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग बात लगी ना इस खबर में, ये जो लड़कियों ने जो बुर्का पहनाया या उसको प्रेरित किया, ये खुद भी तो बच्चे हैं। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की, कितनी उम्र होगी, 17-18 साल, इतनी तो उम्र होगी। उसके मन में ये भावना है कि मुझे किसी को कन्वर्ट करना है। तो वो तो घर में जो बातें होती हैं उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। बात बताइए, वो उनके दीन का काम है। क्योंकि हम लोग कुरान पढ़ते नहीं हैं, हिंदुओं को कुरान, मैं कहता हूं सारे हिंदुओं को कुरान पढ़ना चाहिए, अपने बेटी बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, तब इस्लाम की थियोलॉजी की असलियत आपको मालूम पड़ेगी। वो जो कर रहे हैं वो अपने दीन के लिए कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं ये उनका इस्लामिक मैंडेट है। ये क्यों नहीं आप समझ रहे हैं? पूरी दुनिया को इस्लामाइज करना ये उनका इस्लामिक मैंडेट है। स्कूल की बच्ची में बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जिसने नहीं पढ़ा है वो बात, या इस्लाम का इतिहास जिसने नहीं पढ़ा है, पैटर्न नहीं पढ़ा है, देखा नहीं है, वो जरूर गलतफहमी में रहा है। आपको क्या लगता है जब ये कहा जाता है कि से अमुक अभिनेत्री को ये कन्वर्ट करना पड़ा इस्लाम में, ये कहां का मैंडेट है? ये कुरान का मैंडेट है कि आपको जब तक आप वो दीन में ईमान नहीं आ जाए तब तक आप उससे शादी नहीं करें। तो ये जब उनका शुरू से ही इस प्रकार का इंडोक्ट्रिनेशन है कि तुमको दीन के लिए काम करना है तभी तुमको जन्नत नसीब होगी, तो फिर तो यही काम करेंगे ना जो कर रहे हैं। सर अगली खबर में मैं चल रहा हूं। अगली खबर राजनीति की खबर है। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। कल आपने ये खबर देखी थी, लेकिन इसके बाद जो परिवार में जिसके कयास थे वही हुआ। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में के लिए यह मुद्दा छोटा था, परिवार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। वहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लालू जी गए थे, राबड़ी देवी गई थी, बड़ी बेटी मीसा भारती गई थी, तेजस्वी यादव तो साथ में थे ही, तो उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। तो इसके बाद सबसे पहले रोहिणी आचार्य का जो है वो रिएक्शन आया, और रोहिणी आचार्य ने कल ही एक्स पर जो है पोस्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि सियासत के शिखर पुरुष, उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि उनकी राजनीति का पटाक्षेप हो गया, अपने भाई को कहा शहजादा, लेकिन साथ साथ उनको कठपुतली भी कह दिया कि ये किसी के हाथों की कठपुतली है। तेज प्रताप यादव जो बड़े बेटे हैं,
उनसे रिएक्शन लिया गया कि रोहिणी ऐसा कह रही हैं आपके छोटे भाई को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है, तो उन्होंने कहा आप जो काम दिया गया है वो उसको पूरा करें, लेकिन जो रोहिणी कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तो जिम्मेवारी मिला है तो अपना जिम्मेवारी को निर्वाह करे, और क्या बोल सकते हैं हम। जिसको जो जिम्मेवारी मिलता है उसको अपना पालन करना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके कहा है कि कठपुतली बना शहजादा मुबारक हो, ताजपोशी मुबारक हो। हाँ, तो सही तो लिखी है उन्होंने जो ट्वीट किया है, बिल्कुल 100% सही ट्वीट किया है। अब मैं आपको बता दूं, रोहिणी आचार्य ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने गिरोह घुसपैठ के हाथों की कठपुतली कहा है, कठपुतली बने शहजादा। संजय यादव के लिए संजय सीधा यादव की मैसेज है। इसमें एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट आपको मैं दे देता हूं, सब मेहमान तो जानते ही होंगे। लालू प्रसाद यादव जब जेल गए थे बतौर सीएम, उनको जेल जाना पड़ा था तो उनको इस्तीफा देना पड़ा, राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था। तो उसके बाद उन्होंने खुद अध्यक्ष होते हुए इससे पहले एक ही बार किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, रंजन प्रसाद यादव, रंजन यादव को, बहुत खास हुआ करते थे उनके। लेकिन रंजन यादव ने एक बार विधायक दल की बैठक बुला ली, मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, तो उस वक्त ये चर्चाएं हो गई कि रंजन यादव जो है वो मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके खुद मुख्यमंत्री बन जाना चाहते हैं। जेल से ऑर्डर निकाल के लालू यादव ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटा दिया। तिवारी गए थे ये जानकारी देने लालू को। उसके बाद उस घटना के बाद, आप वो घटना कब की होगी, तब से 1977 तो 28 साल के बाद किसी को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। लेकिन अभी भी सारे अधिकार उन्होंने दे दिए तेजस्वी यादव को, लेकिन औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं घोषित किया, अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है। ये परिवार का कुछ डर है? नहीं, 28 तक के लिए तो उन्होंने स्वयं को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर रखा है ना। तो अब क्या है, पीढ़ीगत परिवर्तन करना है। आप दो चीजें देखिए, परिवार बिखर चुका है और अब पार्टी भी बिखर जाए, उसके पहले लालू प्रसाद चाहते हैं कि तेजस्वी को दे दिया जाए। दो चुनाव, 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा, इन दोनों चुनावों में लालू यादव जी जहां जहां प्रचार करने गए वहां आरजेडी को हार मिली है। आप पूरा डिटेल उठा के देख लीजिए। ऐसे में लालू को लग रहा है कि तेजस्वी यादव को आगे लाना चाहिए। तो पहला तो जंगल राज वाला जो एक टैग चल रहा है तेजस्वी के साथ, वो टैग से बाहर होंगे। दूसरा, परिवार में जो लगातार द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व को भी वो कहीं ना कहीं, उस द्वंद्व से तेजस्वी को बाहर निकालना चाहते हैं। और बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता यही कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना और इनकी अथॉरिटी को आप कोई चैलेंज ना करे। कोई चैलेंज मैंने कह दिया तो कह दिया। क्योंकि तेज प्रताप अपनी पार्टी बना चुके हैं, रोहिणी लगातार उनके खिलाफ खड़ी हुई हैं, और मीसा भारती पार्टी में काबिज होना चाहती हैं कहीं ना कहीं। तो जो घुसपैठ की बात की जा रही है, रोहिणी बार बार एक ही व्यक्ति को इंगित करती हैं, और वो व्यक्ति है एक तरफ पत्नी और दूसरी तरफ। लेकिन लालू यादव ने तय कर लिया कि पार्टी को आगे ले जाने वाले अब तेजस्वी। देखिए, तो बहुत पहले से तय कि तेजस्वी यादव ही पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। भले ही उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, पूरी पार्टी पे कंट्रोल तेजस्वी यादव का था। और यही कारण था कि संजय यादव राज्यसभा चले गए। जो चाहा उन्होंने, जिसको चाहा उसको टिकट दिया। घर में लड़ाई हुई तो परिवार ने तेजस्वी यादव का साथ दिया। रोहिणी आचार्य घर छोड़ के चली गई, बाकी बेटियां नाराज है। पूरी पार्टी तेजस्वी यादव के कंट्रोल में थी। और अब लालू प्रसाद यादव ने यह घोषित कर दिया है कि भाई 36 साल का जो मेरा बेटा है, युवा, यह भविष्य का अध्यक्ष बनने वाला है। और कार्यकारी अध्यक्ष भले ही हो, वर्किंग प्रेसिडेंट भले ही हो, पार्टी के सारे निर्णय तेजस्वी यादव लेते हैं। लालू प्रसाद यादव उस पर सिर्फ मोहर लगाते हैं। पूरी पार्टी तेजस्वी यादव के पास है। और संदेश भी दिया उन्होंने, बीजेपी ने 45 साल के अध्यक्ष बना दिया, तो हमने 36 साल का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। ये इंपॉर्टेंट है कि मीसा भारती उनके साथ आ गई, वो बैठक में थी। बड़े मतलब तेज प्रताप को परिवार के तौर पर, बड़े बेटे के तौर पर लालू जी जो भी जैसा भी समझे, उनके दही चूड़ा भोज में चले गए थे, मगर उनके पॉलिटिक्स को उन्होंने अब अलग मान लिया। आप देखिए सारा, और रोहिणी की गिनती हो नहीं रही। देखिए, आप पूरा देखिए कौन सबसे ज्यादा केपेबल है। अगर उसको परिवार में चुनना भी हो लालू प्रसाद यादव को, तो केपेबल जो उनको देखेंगे वो यही दिखेंगे। अब तेज प्रताप को देंगे नहीं। रोहिणी आचार्य बार बार ये कह रही है कि मैंने किडनी दी, तुमने किसी और को कुछ दे दिया। ठीक है, तो वो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन केपेबल यही।